हेलो गाइस, सो वी आर हियर अगेन। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो मोल कॉन्सेप्ट का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। दो लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जितना भी उसका पोर्शन हमने किया है उसको आप एक बार विजिट कर सकते हो। आपको आई बटन दिया हुआ है ऊपर, वहाँ आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू रियली फील लाइक दिस कंटेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तो आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Not a compulsion, but if you really find it helpful, then you can do it. Okay, so if you are new on my channel, so you can have some information about me. This is something about myself. I'm a trained teacher, so I'm here to teach you chemistry. So जो बचा हुआ पार्ट था उसको एक बार समय ना वेस्ट करते हुए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हम्बल रिक्वेस्ट इज देयर, अगर आपको लगे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप अपना यूट्यूब को कस्टमाइज कर लेना उसी हिसाब से, और आप चीज़ों को समझ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो ये था कुछ चीज़ें हमको डिस्कस करनी थी। एक सेकंड बस, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में हमको पढ़ना था बड़े अच्छे से। तो लेट मी फाइंड दैट स्लाइड। या यू कैन सी इट हियर। कंसंट्रेशन यूनिट्स आप कह सकते हो, या सिंपली यू कैन से कि आपका रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, बिकॉज इट इज रिटन इन एनसीईआरटी लाइक दिस। एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन यूनिट्स जनरली यूज किया जाता है जब भी हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज होती है। ठीक है, तो आई हैव गिवन सम कंसंट्रेशन यूनिट्स हियर। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। Molarity is predicted by capital M. Normality predicted by capital N. Molality is predicted by capital small m. It is predicted by chi. It's not x, it's chi. ठीक है। Percent W by V is volume percentage. Mass और नीचे volume. Percent V by V is there. Molality is there. Mole fraction, percent W by W, PP and PPV. जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जैसे कि आज के क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे, कुछ आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, और वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम नीट एंड जेईई एग्जाम्स। ठीक है, सो दैट आपको वहाँ वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रह सकें और उनको आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस विद द होप दैट यस वी आर डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय लूंगा, सारी की सारी चीज़ें मैं कवर अप करूंगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑल द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अगर ये पहला चैप्टर आपको क्लियर है तो फिर मेरे ख्याल से आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑल द डाटा इज रिटन बाय मी, सब मैंने ही प्रिपेयर किया है, मैंने ही लिखा है। कोई भी अगर टाइपिंग एरर या कोई भी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी एरर अगर आपको लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको कमेंट में मेंशन कर दिया करूंगा। ठीक है, ओके, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग गलती हो सकती है। ओके, तो अगर बेटा जी कंसंट्रेशन यूनिट्स की आप बात करोगे बेसिकली, तो वन बाय वन सारी की सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कंसंट्रेशन यूनिट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट W बाय V एंड परसेंट V बाय V, ये लिखी हुई कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। तो दीज ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स। सॉरी, दीज ऑल यूनिट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब सॉरी, ये सारी की सारी जो यूनिट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, सारी की सारी जो यूनिट है टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर अगर आपका वेरी करेगा तो ये यूनिट भी आपकी वेरी कर जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर आप इन यूनिट्स की बात करेंगे जो यहाँ पर आपको दी हुई हैं, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट W बाय W, ppm, ppb, तो दीज यूनिट्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये सारी की सारी जो यूनिट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मींस अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इन यूनिट्स के अंदर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट इज दिस, ये सारी की सारी यूनिट्स जो बेटा यहाँ पर लिखी हैं इनके अंदर वॉल्यूम कंटेंट होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम कंटेंट होता है, मतलब वॉल्यूम किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पर इन्वॉल्व रहता है।
और आपको अच्छे से पता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जनरली एक्सपेंशन आपके होते हैं, मतलब वॉल्यूम जनरली इंक्रीज कर जाता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कंटेंट ऑब्वियसली चेंज हो गया। जब वॉल्यूम कंटेंट चेंज होगा तो एज ए होल सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी वेरी कर जाएंगी। तो एक बार जेई में आई थिंक बहुत पहले 1999 या 1998 में कुछ ऐसा पूछा था, 4 कंसंट्रेशन यूनिट्स आपको दी हुई थी, विच ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो प्लीज इसको आप याद रखेंगे, रट्टा लगा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या जैसे ही आप सारी की सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कुछ यूनिट ऐसी हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कुछ ऐसी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, मास इन वाली यूनिट्स की बात करोगे तो जनरली मास आपको मिलेगा, मोल्स का रेशियो आपको मिलेगा, और वो चीजें मास में टेम्परेचर के साथ कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज व्हाई दीज यूनिट्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हमारा टास्क ये है कि हम वन बाय वन सारी की सारी यूनिट्स को पढ़ें और सारी की सारी डेफिनेशंस को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप 11th क्लास की बात करते हो तो बेटा मोलरिटी वहां पर है, मोलैलिटी वहां पर है, मोल फ्रैक्शन वहां पर है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है और पीपीएम वहां पर है ना। पीपीबी का कोई जिक्र नहीं है, परसेंट डब्ल्यू बाय वी का कोई जिक्र नहीं है, परसेंट वी बाय वी का कोई ज्यादा जिक्र नहीं है, और नॉर्मेलिटी का तो बिल्कुल भी टच 11th क्लास के अंदर नहीं है। और एंट्रेंस का सबसे हेल्थी और इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी ही होता है, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा कि आज के लेक्चर में हम सारी की सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को एक बार कंप्लीट कर लें, और जो भी आगे का पोर्शन रहेगा फिर उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सो बी फोकस्ड, ध्यान से सुनना, अपने हिसाब से स्पीड को, अपने हिसाब से वॉल्यूम को, अपने हिसाब से क्लैरिटी को आप मैनेज कर लेना। मेरी तरफ से जो मेरी ऑप्टिमम स्पीड होती है, जो मेरा ऑप्टिमम क्राइटेरिया होता है, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। राइटिंग में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से ही लिखा है सारा। ओके, तो ध्यान से समझना बेटा, जो पहली आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक सेकेंड बस, यस, आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, जो पहली डेफिनेशन हमारी है वो है मोलरिटी। तो मोलरिटी एक्चुअल में क्या होती है, तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सोल्यूट के कितने मोल हैं 1 लीटर वॉल्यूम में, किसके, सॉल्यूशन के, वो कहलाती है आपकी मोलरिटी। सो इट इज गिवन बाय कैपिटल M इक्वल्स टू एन सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, ml में कितना, अगर उसका ml में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा, लीटर में दिया है तो इट्स ओके, ठीक है, ये कुछ है। सेकेंड डेफिनेशन, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है आपकी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम मास ऑफ सोलवेंट। तो इट इज रिटन हियर मास ऑफ सोलवेंट, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है मोलैलिटी। सो मास ऑफ सोलवेंट विल बी हियर, ठीक है, इन किलोग्राम। डेफिनेटली अगर मास आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मास आपको किस में कन्वर्ट करके रखना है, मास आपको कन्वर्ट करके रखना है किलोग्राम के अंदर। मास आएगा किसका, मास आएगा हमेशा सोलवेंट का, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज और यू कैन से परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। मास ऑफ सोल्यूट जनरली ग्राम में होता है, जनरली, बट किसी में भी हो सकता है, divided by mass of solution, it is also in gram, multiply by 100. So with this unit you can also calculate mass percentage, ठीक है। देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार डेफिनेशंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम अगेन टेलिंग यू, सारा का सारा सिलेबस आपका कवर अप होगा, चाहे वो 11th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, नीट जेई पे बहुत ज्यादा फोकस मेरा रहेगा, ठीक है। ओके, परसेंट डब्ल्यू बाई वी की अगर आप बात करेंगे तो डब्ल्यू बाई वी मतलब ऊपर मास आना है, डब्ल्यू मतलब वैसे वेट होता है बट केमिस्ट्री के अंदर मास आप उसको जनरली बोल देते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब नीचे वॉल्यूम रहेगा, ऊपर आपका मास रहेगा। तो इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट जनरली इन ग्राम्स, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। अगर मास किलोग्राम में है तो जनरली ये लीटर में होता है, अगर मास आपका ग्राम में है तो ये ml में होगा, एंड या मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। तो जहां पर भी परसेंटेज कैलकुलेशंस की जाती है बेटा, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज V बाय वी, मीन्स ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा और आपका नीचे भी वॉल्यूम रहेगा। तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट, इट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जनरली इन ml, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट विल बी नोन एज
परसेंट v बाय v, इसको परसेंट v बाय v आपका बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ कंसंट्रेशन यूनिट होगी। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बड़ी आसान सी चीज भी है, समझने की कोशिश करना। मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन एक कैलकुलेट करना, मतलब a बाई बी की फॉर्म आपकी होनी चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है बेटा जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काय एंड सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये बात आप भली भांति जानते हैं। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकाला जाएगा और मोल फ्रैक्शन आपका सोलवेंट का कैलकुलेट होगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप सोल्यूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, कई बार इसको टोटल मोल भी बोल देते हैं, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के दोनों को मिला के कितने मोल है उसको टोटल मोल बोल दिया जाता है। काय सोलवेंट का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका टोटल मोल्स आ जाएंगे, मतलब अगेन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, मैं क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम लोग कि किस तरह से आप मोल फ्रैक्शन किस तरह से आप मोल कैलकुलेट करोगे। वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग इन वेरियस मीन्स, कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, आज भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। लेक्चर 35-40 मिनट तक चला जाए, आराम से चीजों को पढ़ना, समस्या बिल्कुल मत लेना। ठीक है, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है और एक कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है, एक 7th प्रॉपर्टी आपकी पीपीएम और है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीपीएम और पीपीबी क्या होती है बेटा जी। तो लेट मी हैव दिस, या 7th property is ppm. If you're talking about this thing तो it's parts per million, it's parts per million है ना, जैसे parts per million होता है ये। तो ध्यान से समझना, ppm is nothing but it is generally mass of solute बेटा, mass of solute divide mass of solution, mass of solute divide mass of solution, mass of solute generally in gram, it is also in gram। देखो सुनना, रिलेट करना चीजों को बड़ी सुंदर तरीके से। जब आप परसेंटेज की बात करते हो ना, परसेंटेज इधर लिख देता हूँ, जब आप परसेंटेज की बात करते हो तो परसेंटेज इज नथिंग बट ये होता है आपका पीपीसी, पार्ट परसेंट। जब आप पार्ट पर मिलियन की बात कर रहे हो तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहाँ पर 100 कब होता है, जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो। तो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियन पर मिलियन, तो बेटा जी इसी में थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ 10 ना होके क्या आ जाएगा, 1 मिलियन आ जाएगा, मतलब 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है, तो पीपीएम इक्वल टू आपका हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 10⁻6, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पीपीएम। ओके, एंड यू नो पीपीएम का एक रिलेशन निकाला जा सकता है, अगर मैं इसको इस तरह से कस्टमाइज कर दूं, mass of solute divide by mass of solution, mass of solution। ठीक है, ये ऑल्सो इन ग्राम, इसको मैं तोड़ के लिख दूं, 100 यहाँ लिख दिया, 10⁻4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज परसेंटेज। ओके, दिस इज परसेंटेज, कौन सी परसेंटेज, मास परसेंटेज है ये। तो एक बहुत सुंदर सा रिलेशन निकल के आ गया जो आप बहुत जगह कॉम्पिटिशन में, एंट्रेंसेज में यूज करोगे कि पीपीएम इक्वल्स टू होता है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4, है ना, ये बचा ना, फिर समझ गया। तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। 7 डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, एक नॉर्मेलिटी रहता है, तो मैं चाहता हूँ मैं उसको डिफरेंट सेगमेंट में आपको कराऊं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा वास्ट टॉपिक है, समय लेता है ना। तो अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं एक बार आगे बेटा। दिस इज ऑल्सो रिटन हियर कि पार्ट्स पर मिलियन है। ओके, मोल का ये डेफिनेशन आपको एक बार अगेन आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं सारी की सारी डेफिनेशंस आपको करा ही चुका हूँ, बट रैपिड फायर बीच बीच में आपको चीजें रिवाइज होती रहे तो मैंने ये भी लिख दिया है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चंस मैं लूंगा सबसे पहले इसका, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। या
दिस इज ए क्वेश्चन CPMT 1999 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे आप इसको करोगे, इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम इसको। थोड़ा सा मैं आइकन थोड़ा सेट कर देता हूँ सो दैट कि मुझे भी समस्या ना आए। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ CuSO3। देख, जब भी बात एक नंबर की आएगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछ रहा है, ये वाला पेन ले लेते हैं। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात चल रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसने आपसे पूछा है, मतलब आपसे किसकी बात चल रही है, पार्टिकल्स की। आप भली भांति जानते हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप जानते हैं कि मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ एक हेल्थी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी हैविंग कितने पार्टिकल, एनी पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स, है ना। अब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, यहाँ कंपाउंड तो यहाँ कंपाउंड बेटा, यहाँ मॉलिक्यूल तो यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ मिक्सचर तो यहाँ मिक्सचर, यहाँ आयन तो यहाँ आयन, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन। ये बात ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख के आओ, बेसिक्स से क्लियर करो चीजें और उसके बाद आगे बढ़ते चलो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे ही मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको एग्जाम पैटर्न नीट और जेई का बताऊंगा, तो वो भी जस्ट आने वाला है, 1-2 दिन वेट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 ग्राम CuSO3 आपको प्रोवाइडेड है। तो बेटा विदाउट कैलकुलेटिंग मोल वी कैन नॉट कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल होता है आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय molar mass, given mass divided by molar mass, given mass is 10 grams, yes it is। molar mass की अगर आप बात करेंगे तो CaCO3 का कितना होता है, तो निकाल लो। कैल्शियम इज 40 दिया रहेगा एग्जाम में, whenever you are going to approach the examination ये वैल्यूज आपको दे रहती हैं। 40 then it's कार्बन का 12, oxygen is 16 but you have 3 oxygens so it will be 48 and it definitely comes out to be 100 ग्राम पर मोल। चेक कर सकते हो, 48 और 40 88 हो गया, 12 100 हो गया, है ना। सो इट विल बी 100 ग्राम पर मोल हियर। अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मैंने पहले ही बोला यूनिट साथ रख के चलो, मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ, यूनिट साथ रख के चलो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कभी यूनिट की समस्या आपको नहीं आएगी, जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत करवाती है, ठीक है। तो इट विल बी 0.1 मोल। कितना मोल आ गया, 0.1 मोल आ गया। ओके चलो ठीक है भाई, मोल हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब कैसे करोगे, आप जानते हो कि 1 मोल CaCO3 इक्वल्स टू NaCaCO3। कोई समस्या वाली बात नहीं, पहले बता चुका हूँ, जो यहाँ रहेगा वो यहीं रहेगा, ठीक है। तो 0.1 मोल CaCO3 विल बी हैविंग 0.1 NaCaCO3, ठीक है। आपके पास इतने CaCO3 आ गए। अब अगर आप ये पता कर लो कि एक CaCO3 के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दोस पर्टिकुलर प्रोटॉन्स। तो देख लो भैया, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन के, बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। अब यार ये तो 9th में 10th में 8th में सब में पढ़ के आते हो, इसमें तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा जी इसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 रहेंगे, प्रोटॉन भी 20 रहेंगे, प्लस कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, उतने प्रोटॉन है तो 6 यहाँ पर आ गया। यस, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड यू हैव 3 ऑक्सीजन्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस थिंग्स यू विल बी हैविंग 24 एंड यहाँ पर आ गया आपका 6 30 और 20 आपका हो गया 50। चेक कर लेना कैलकुलेशंस, 20 ये 44 और 50, ठीक है। तो बेटा whenever you are calculating the number of whenever you are calculating the number of protons, तो number of protons आपके कितने होंगे, इतने CuCO3 आपके पास है और एक CaCO3 के अंदर 50 protons आपके हैं, ठीक है। तो number of protons आपके पास होंगे 0.1 Na into 50, it will be 5 Na। कितना हो जाएगा, 5 Na, ठीक है। और अगर आप Na की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, बिकॉज सारी की सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, 6.022 10⁻23, तो it will be 5 6 30, 3.01 10⁻24, 24, ठीक है। 3.01 10⁻24। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस द नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स विल बी 3.01 10⁻24। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का एक यही फायदा होता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स राइटली, अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही सही तरीके से, दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, है ना, आपको समझ आएगी। एक टीचर का समझ नहीं आता, दूसरे टीचर का देखो। फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ, नो सीरियसनेस बट द सिंसियरिटी इज अटमोस्ट नीड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऑब्वियस सी बात है नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो लेट मी फाइंड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। ओके, एक ये क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यस, इट इज लाइक दिस बेटा। तो आपको क्या करना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। देखो, एक नोट में आपको यहाँ पर बताना है, वो ये है, कई बार आपको ग्राम एटम दिया होता है, कई बार आपको ग्राम आयन दिया होता है, कई बार आपको ग्राम मोलिक्यूल दिया होता है। ठीक है, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मोलिक्यूल। भैया जी, इन सभी का मतलब क्या होता है, मोल। ये सभी का मतलब क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने, मींस इट इज नथिंग बट इट इज टॉकिंग अबाउट द मोल्स कितने हैं। ठीक है, मोल कितने हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा हो, साउंड आ रहा हो तो प्लीज उसके लिए सॉरी, है ना, आपको फोकस करना है, पढ़ना क्या है। ठीक है, ओके, तो एक बार करने की कोशिश करते हैं। एक बार हमको क्या करना है इसमें, एक बार आप देखो क्वेश्चन को, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, है ना, अपने दिमाग में लगाओ और फिर मैं कराता हूँ आपको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अभी। या देखो, इस समय रात के 2 बजे हैं, तो इस समय पढ़ने का और पढ़ाने का अपना अलग ही मजा होता है। उससे पहले मैं भी अपना पढ़ रहा था, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, आप देख सकते हो मैप वैप लगे हैं रूम में, पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो वही अपना आगे का एम है, कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा किया जाए। केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ SO2 Cl2 इन इट्स 13.5 ग्राम, है ना, इसके 13.5 ग्राम में हमको ग्राम मोलिक्यूल निकालना है। देख, यहाँ आप मार खा सकते हो अगर आपको ये नहीं पता कि ग्राम मोलिक्यूल ही आपका मोल्स होते हैं। ग्राम मोलिक्यूल्स ही आपके क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। बस तो मोल निकालने भाई, मोल निकालने में क्या है रे, नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। SO2 Cl2 आपको प्रोवाइडेड है। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा जी, मैंने आपके एटॉमिक मासेस मोलर मासेस नहीं लिखे हैं, एग्जाम में आपको प्रोवाइड होते हैं। मैंने इसलिए लिखे ताकि आप अच्छे अच्छे आते डालें, कुछ मोलर मासेस को आप रट्टे लगाएं, याद करें उनको, ताकि एग्जाम में आपके लिए दिक्कत ना हो। सल्फर का हो गया भाई 32, ऑक्सीजन का होता है भाई 16, 2 ऑक्सीजन है तो इसका भी होगा 32, एंड या Cl का होता है 35.5 एंड यू हैव 2 क्लोरीन एटम्स, सो इट विल बी 2 into 35.5। ठीक है, दिमाग एकदम आपका इंजीनियर डॉक्टर की तरह चलना चाहिए। ये हो गया 64 और ये हो गया आपका 71, तो इट विल बी 4 और 1 5, और ये हो गया आपका ये 135। ये लो बड़ी सुंदर वैल्यू आई है 135। इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस वन, डेफिनेटली इट विल बी 0.1 मोल। क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 मोल। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक नीट या जेईई में किसी एग्जाम में पूछा है, मैंने आपके लिए डाल दिया। ठीक है, so you can also do such kind of questions like this. Okay, so let's try to find out another question. देखो, एक ही क्वेश्चन आया है, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ एक आसान सा क्वेश्चन मैं ले लूँ, सो दैट आपका थोड़ा सा और क्लैरिटी बन जाए कॉन्सेप्ट की। गिव मी 1 मिनट। जो भी क्वेश्चन समझ आए आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या उसमें है नहीं। या दिस इज द क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट
आई थिंक, नॉट श्योर, बट 2013 में शायद पूछा है। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of number of their molecule, the ratio of number of their molecule क्या रहने वाला है, मतलब जो molecules का ratio है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। ये आपको particularly बताना है, तो कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, फिर सोच, masses के ratio दे रखे हैं, नंबर का रेशियो पूछ रहा है, तो अगेन वी नीड टू यूज द फॉर्मूला जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई? मोल इक्वल्स टू आपका होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नंबर्स की जब भी आप बात करोगे तो आपको ऑक्सीजन दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। रेशियोज आपके दिए हुए हैं मासेस के 1:4, तो मैं ऑक्सीजन के मास को तो x मान लेता हूँ, तो नाइट्रोजन का मास आपका 4x हो जाएगा। सुंदर सी बात है, ठीक है। तो x, ये तो ऑक्सीजन का मास हो गया। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है आप भली बात ही जानते हैं। ऑक्सीजन आप बात कर रहे हो, गैसियस मिक्सचर है तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो इट विल बी 32, ठीक है। डिवाइड, दूसरा है आपका 4x, एंड डिवाइड जो मोलर मास आपका होता है नाइट्रोजन गैस का 28। ये तो जानते हो ना यार आप सब लोग, इसमें तो परेशानी वाली बात ही नहीं कुछ। x से x कैंसिल, ठीक है। अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई अगर तू करेगा तो क्या मिलेगा तुझे? ऊपर ये हो जाएगा 1 × 28, और बेटा जी नीचे हो जाएगा 4 और इंटू 32, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो इट विल बी 7/32। ये किसकी वैल्यू आई है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये है। अब सुनना ध्यान से, बात को क्लियरिफाई करना। मोल का रेशियो 7:32 आया है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स का नहीं पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो रट्टे लगा के तुक्के मत मारना। 7:32 आपका आ गया, डेफिनेटली आ गया। ये किसका रेशियो आया? उसके मोल्स का। जब भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हो तो आप जानते हो कि अगर 7 मोल ऑक्सीजन के हैं तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे? 7Na। 32 मोल अगर नाइट्रोजन के हैं तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 32Na। Na से Na कैंसिल। अब 7/32 आप मार सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब आंसर लगाना फोकस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी फोकस होना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा, ये मैंने आपको कराई दिया था बेटा जी लास्ट क्लास में। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए आप अगेन एंड अगेन उसको व्यू कर सकते हो। मेरा पर्सनली यही एक मोटिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कम समय में करा सकूं, ठीक है। ये चलो इसको बाद में मैं सोच रहा हूँ पहले आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चंस में करा दूं, सो दैट आप उनको अच्छे से कर पाओ, आप उन पर क्लैरिटी बना पाओ क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस वजह से या देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैसे आपको इसको करना है। फंडामेंटल क्वेश्चन है, आराम से, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आराम से 1-2 मिनट लगाओ और फिर आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू सम सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, कोशिश करो। ओके चलो।
सुनो, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको जो दिया हुआ है मास यूरिया का, वो कितना दिया हुआ है? 120 ग्राम। 120 ग्राम मोलर मास भी आपको प्रोवाइडेड है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है बेटा जी? आपको मास ऑफ वाटर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 1000 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सोल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। इसको मैंने ट्रिक भी बताया था, ट्रिक का तरीका बताया था कैसे। ट्रिक कुछ नहीं होता यार, तरीका बताया था किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है वो आपका सोल्यूट है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपके ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। ये मैंने तरीका आपको बताया था। तो भाई जब मोल्स आपको दिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेंसिटी प्रोवाइडेड है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आपको चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको चाहिए, क्लियर है? तो कैसे करेंगे, बात को समझना ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो भाई पहले। तो मास तो दिया हुआ है और जो यूरिया का फॉर्मूला प्रोवाइडेड नहीं है तो वो होता है NH2CO NH2। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिसन, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये यूरिया है, इसकी अगर आप मोलर मास की बात करेंगे दैट इज कैपिटल, तो वही 60 ग्राम पर मोल निकल के आता है, आपको दिया हुआ भी। आपको इसका फॉर्मूला ना भी जानते तब भी काम चल जाता, बट मैंने लिख दिया है, बेटर रहेगा आपके लिए अपनी नॉलेज एनहेंस करना ये, ठीक है। तो अगर आप मोल्स ऑफ यूरिया अगर आप निकालते हो जो कि सोल्यूट है, तो कितने हो जाएंगे? गिवन मास दैट इज 120 ग्राम अपॉन मोलर मास दैट इज 60 ग्राम पर मोल। तो बेटा जी कितने मोल आ गए? 2 मोल्स आपके पास आ गए, 2 मोल, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास 2 मोल निकल के आ गए, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आप क्या करोगे? आपको निकालना है आपको निकालना है वॉल्यूम इन लीटर, किसका? सॉल्यूशन का। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, आप अच्छे जानते हो कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बस भावुक मत हो जाना यहाँ पे, इतना ही क्वेश्चन देख के और फीलिंग मत ले जाना कि यस हमने तो कर दिया। भैया जी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, डेंसिटी दी है तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा। तो सॉल्वेंट का मास 1000 है, कभी 1000 रख के और काम बना लो अपना। नहीं, आप जानते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐड करके आएगा 120 प्लस 1000, तो कम्स आउट टू बी 1200, कितना 1120 है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो 1120 यूनिट्स ऑफ ग्राम है ना, वॉल्यूम में आपको निकालना है। डी आपका कितना है? 1.15, ठीक है, इतना आ गया। और ये क्या आ गया? ग्राम पर मोल, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम पर ml, मोल नहीं ml है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1120 अपॉन 1.15, और यहाँ ऊपर जाके हो जाएगा ml। इसको हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम की अगर आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे, तो अगर मैं इसको 5 से करता हूँ तो 5 2 हो गया यहाँ पर। और बेटा जी ये 23, ऊपर 5 से करोगे तो 5 2 आएगा यहाँ पर, देन 2 आएगा, देन ये और ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से फिर निकालोगे आप तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, 2240 अपॉन 23। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट आपने करना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका किसमें? ml में बेटा जी। तो थोड़ा काम अब आपका बच जाता है। ml वाले वॉल्यूम को अगर आप रखोगे तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन 2240 अपॉन 23 इंटू 1000। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा उसको लगा के यहाँ पर पुट कर देना, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। कर लेना आराम से, समस्या कुछ नहीं आएगी आपको। आपको सिर्फ तरीका सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका जवाब कैसे देना है, ठीक है। तो हमने मोल्स के क्वेश्चन किए, मोलैरिटी का क्वेश्चन किया। अब वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी, कि मोलैरिटी का क्वेश्चन आपका किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप इसका आंसर निकालो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कि मोलैरिटी का क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है। एक सेकंड बस।
आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा जी, प्रॉब्लम नंबर 1.8 है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी का मतलब जो भी आपके एजुकेशन है उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक कि मेरी स्टडीज़ है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपको एज एन आईआईटीएन। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपके पास सबसे पहले आपका नोट्स, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं वो उसके नोट्स, उसके साथ आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट, और टेक्स्ट बुक में जनरली एनसीईआरटी, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं चाहे आप सेंट्रल सीबीएसई से हैं, बट एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़नी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी नोट्स प्लस टेक्स्ट बुक आपको चाहिए। तीसरी चीज आपको जो चाहिए वो अपना डीपीपी चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसके 5-7 क्वेश्चंस आपने डेली करने हैं, एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने डेली करने हैं। एंड देन जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसके आपको पीवाई क्यूज जरूर करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जरूर करने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भैया जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ये मंत्र आप फॉलो करोगे, मेरे लिए तो काम करता है, और भी जो मेरे बहुत सारे कलीग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, चाहे वो मतलब बहुत ही अच्छी प्रशासन की पोस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरार्स की हों, प्रोफेसर्स की हों, कॉलेज लेक्चरार्स की हों, स्कूल लेक्चरार्स की हों, सभी के लिए ये एक फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, आपके लिए भी डेफिनेटली काम करेगा। चलो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। Problem 1.8 says the dense problem 1.8 according to NCERT, the density of 3 capital M मतलब molar solution of NaCl is this, calculate molality। आ गया थोड़ा सा झोल क्या। यहाँ आपको जो मोलैलिटी पूछी आप अच्छे से जानते हो, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये आपका होती है, आप जानते हो बढ़िया से, यही फॉर्मूला होता है। मोलरिटी आपको गिवन है, मोलरिटी क्या होती है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्या होती है, जो आपको 3m दिया हुआ है इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेटा क्या होती है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पढ़ा है मैंने भी थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NaCl, उसके 3 मोल हैं इन 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई, आपके पास वॉल्यूम भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया। ठीक है, क्लियर है। आपको क्या करना है, तो भाई ठीक है मोल तो 3 ही है तो यहाँ 3 रख देंगे, हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो थोड़ा सा, अपना दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो पता ही है। यस, आप जानते हो कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बेटा जी वॉल्यूम है 1000 ml, विद यूनिट रखनी है वैल्यू, विद यूनिट, कभी गलती नहीं होगी। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो देख 1.25 यहाँ पर, ये 1.25 है, ml से ml इनवर्स कैंसिल, आंसर ग्राम में आना है, कितना आना है 1250 ग्राम्स, कितना आंसर आ गया 1250। अब ये जो मास आया है, क्योंकि वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का था, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की थी, तो यार ये मास भी आपका सॉल्यूशन का होगा, बट वी नीड टू हैव द मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली, हमको तो सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो अब समझे कैसे करेगा, उसके लिए तुझे क्या करना है, आप जानते हो कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कैसे निकालें, सोल्यूट के तो मोल है, तो देख मैं घूम गया ना क्वेश्चन पूरा। 3 मोल दिए हुए हैं, आप जानते हो कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। 3 मोल यहाँ पर रखा आपने, मास आपको निकालना है NaCl का, Na का होता है 23, Cl का बेटा जी 35.5, तो इट कम्स आउट टू बी 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, स्पीड ज्यादा लगे कम कर लेना, यूट्यूब में हो जाती है आराम से। ठीक है, ये तो मोलरिटी मास की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 58.5 भैया जी प्लस 3, ये 3 5 जब 15 हो गया,
3 8 जा 24, तो 5, 3 5 जा 15, तो ये 7, ठीक है। ये आ गया किसका, सोल्यूट का मास। और जब आप सोलवेंट का मास निकालेंगे, मास ऑफ सोलवेंट, तो बेटा जी वो क्या होगा, सॉल्यूशन का मास 1250 माइनस 175.5, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी, अगर इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया यहाँ पर 5, कर सकते हो आप आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये हो गया आपका 4 और ये आपका हो गया 4, तो 1 मिनट, 7 और ये आपका हो जाएगा 0 और ये, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी, बाकी देख लेना यार कैलकुलेट करके। 74 तो हो गया 75, 75 में 25 करेंगे तो 1100, 1100 में 150, हाँ ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका मास आ गया किसका, सोलवेंट का। सोचने की जरूरत नहीं है किस में आएगा, देख सुन, ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, तो ग्राम्स में। तो मोलेलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 3 मोल, यहाँ पर विद यूनिट डिवाइड मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो ग्राम में था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। अब यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो आपकी मोलेलिटी की वैल्यू आती है, आई थिंक 2.01 समथिंग कुछ आती है, नॉट वेरी श्योर, ठीक है। अब यार इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे शायद ये आता है आंसर। ये हो गया तुम्हारा 2.05 आएगा या 2.01 आएगा, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेट करो। तो ये आपका आ जाना चाहिए यहाँ से, इट्स 2.79 समथिंग, 2.79 समथिंग। तो उसी के हिसाब से आप अपना देख लेना, तो हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, डेंसिटी आपको 1.25 दी हुई थी यहाँ पर, 1.25 ग्राम पर ml, तो 1250 हो गया 3 मोलर, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब कंसंट्रेशन यूनिट्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है, एक से दूसरे में। अब जो इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छा उससे पहले मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं एक दो, तो गिव मी 1 मिनट, आई हैव क्वेश्चंस फॉर दैट। किस तरह से आप कंसंट्रेशन यूनिट को कन्वर्ट करोगे या परसेंटेज निकालोगे, तो इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन CaSO4, CaSO4 में सल्फर की परसेंटेज निकालो। एक तो इस तरीके से आ गया। एक आपसे पूछा जा सकता है, मान लो 2 ग्राम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड into 100 gram of water, calculate परसेंट W/W। इस तरीके से भी आ सकता है। तब क्या करें, सुनो, देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सल्फर की आपसे बात कर रही है, तो हमको यहाँ पर कोई मास दिया नहीं है सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, तो उस कंडीशन में हमको मास यूज करना होता है, मोलर मास। मतलब क्या, जब भी आप परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालोगे तो यहाँ तो रखोगे सल्फर का मास, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी अगर आप अपनी परसेंटेज निकालते हो तो अपना अपने मार्क्स रखते हो ना ऊपर, नीचे टोटल मार्क्स रखते हो। अब बात मास की चल रही है, परसेंटेज की, परसेंटेज मतलब W/W, परसेंटेज मतलब W/W, मास परसेंटेज, ठीक है। तब सल्फर का कितना हो गया, 32 हो गया, डिवाइड बेटा CaSO4 का कितना होता है, 40 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16, 16 4 कितना हो गया, 64, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 6 3 9 4 13 136, ठीक है, कम्स आउट टू बी 136,
क्लियर है, इनटू का 100। भाई ये तुम्हारा काम है मजदूरी करने का, मतलब कैलकुलेशन करने का, ठीक है, करते रहना। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको ना सोल्यूट दिया ना सोलवेंट दिया, इस बार कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको कैसे आप करोगे? देखो हिंदी इंग्लिश मत करना, मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली कंटेंट में हिंदी में बोलने की कोशिश करूं, क्योंकि पर्टिकुलरली मेरा भी यूपी बोर्ड से 12th पास करने के बाद सारा की सारी एजुकेशन, वो चाहे बीएससी एमएससी बीएड एमटेक ऑल ओवर थिंग्स आर इन इंग्लिश मीडियम। सो थोड़ा सा इन चीज़ों को बोलने में कि सोल्यूट को जनरली ये सोल्यूट आपका उसको कहते हैं, एक होता है विले, एक होता है विलाया, कुछ ऐसे लिखा होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, स्टेट बोर्ड वाले भी, ठीक है। इट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंट W by W। सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट? मास ऑफ सोल्यूट 2 grams डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम वाटर से भावुक मत हो जाना, 100 ग्राम वाटर दिया है, वाटर तो सोलवेंट हो गया ना बेटा, तो सोल्यूट कितना, सॉल्यूशन कितना रहेगा 102, ये इसमें ये 2 ग्राम ऐड करके ये इतना ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनटू का 100, सो इट विल बी 200 अपॉन 102। अब जो भी परसेंटेज आपकी आएगी कैलकुलेट कर लेना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर? तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए मोलरिटी के, मोल फ्रैक्शन के और उस टाइप की चीज़ों के। लेक्चर ज़्यादा बढ़ाना हो तो अभी मैं इसको यहीं स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं 2 क्लासेस और लूंगा, मोल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की, क्योंकि जब अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। It's a humble request, if you are finding this particular content helpful for you, please share this to needy ones so that आपका एजुकेशन सभी तक पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। दिस इज वेरी बैड टाइम फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ग्लोब, ठीक है। सो ओके, so I'm just ending this thing right here. Okay, thank you.